हेलो दोस्तों, आपका हिंदी मानस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में मैं हिंदी का जो भौगोलिक विस्तार है, उसका जो विकास क्रम है, साथ ही साथ जो उसके भेद हैं, उन सब तथ्यों को लेकर प्रस्तुत हूँ। और इस टॉपिक से हिंदी साहित्य की जो सारी प्रतियोगिता की परीक्षाएं होती हैं, उनमें प्रश्न बनते ही हैं। साथ ही साथ यूजीसी नेट हिंदी का जो यूनिट 1 है, उसमें भी ये टॉपिक लगा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। साथ ही साथ अगर आप लोगों के कोई डाउट होंगे इस टॉपिक से संबंधित, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो आपके डाउट क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी की उपभाषाएं, जो कि टोटल 5 हैं। और इसकी बोलियां अगर हम देखें तो टोटल 18 बोलियां हैं। उपभाषाओं को हम देख सकते हैं, बी से बिहारी हिंदी हो गई, और उसके बाद आर से राजस्थानी हिंदी हो गई। साथ ही साथ अगर इसमें हम ट्रिपल पी को जोड़ दें तो ट्रिपल पी से हो जाएगा मित्रों, पी से पहाड़ी, पी से पूर्वी हिंदी, और फिर पी से पश्चिमी हिंदी। तो इस सूत्र को आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बिहारी हिंदी के बारे में। तो बिहारी हिंदी की जो उपबोली पहले देखते हैं। इसमें तो वैसे मैथिली है, मगही है और भोजपुरी इसकी प्रमुख बोलियां हैं। तो मैथिली को देखें तो मिथिलांचल के आसपास ये भाषा बोली जाती है, और इसका मुख्य केंद्र कहीं ना कहीं दरभंगा का डिस्ट्रिक्ट है, और उसके आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ पर भी ये भाषा बोली जाती है। आदिकाल में विद्यापति ने जो कीर्तिलता लिखी है मित्रों, वो कहीं ना कहीं मैथिली भाषा में ही लिखी गई थी। और नागार्जुन ने भी मैथिली भाषा में लिखा है, और उनको पत्रहीन नग्न गाछ, जो कि उन्होंने मैथिली भाषा में लिखी थी, उस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो देखते हैं इसकी दूसरी उपबोली को, जो कि मगही है। मगही जो कि मगध के आसपास की भाषा है, और इसका मुख्य केंद्र गया के पास का एरिया है। और अगर इसमें हम प्रचलित लोक साहित्य को देखें तो गोपीचंद और लोरिक ने इसमें इस भाषा में प्रचलित साहित्य लिखा है। अगली है भोजपुरी, जो कि हिंदी की जो बोलियां हैं उसमें सबसे प्रतिष्ठित और सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है। और ये पूर्वांचल, साथ ही साथ पश्चिमी उत्तरी बिहार और विदेशों में अगर देखें तो मॉरिशस में, फिजी में, सूरीनाम में, नेपाल में भी ये भाषा बोली या समझी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मॉरिशस और फिजी, सूरीनाम वगैरह देश में यहाँ के जो मजदूर वर्ग थे, उन्हें अंग्रेज़ों द्वारा वहाँ पर खेती करने के लिए लेके जाया गया। तो वो वहीं के बस गए और वहीं के बाशिंदे हो गए, और उन्होंने अपनी कल्चर को कह सकते हैं कि त्यागा नहीं। तो इसीलिए वहाँ आज भी भोजपुरी का प्रचलन देखने को मिलता है। अगर भोजपुरी के हम प्रचलित साहित्य को देखें तो भिखारी ठाकुर ने जो एक विदेशिया नाटक लिखा था, वो बहुत ही सुप्रसिद्ध हुआ था, और ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसे भी आप कृपया देख लें। दूसरी है राजस्थानी हिंदी। और राजस्थानी हिंदी को अगर हम देखें तो राजस्थान, माला और सिंध के आसपास को मिलाकर लगभग 4 करोड़ लोगों द्वारा ये भाषा बोली और समझी जाती है। ये ट वर्ग बहुला भाषा। वैसे तो किसी दिन हम कभी व्यापक वीडियो में देखेंगे इन सब भाषाओं की विशेषताएं, लेकिन अगर हम शॉर्टकट में देखें तो ये ट वर्ग की भाषा है, और ये ओकार बहुला भाषा है। जैसे अगर हम एक राजस्थानी वाक्य को ले लें, जैसे कि लिख जाए, पधारो म्हारो देश। पधारो म्हारो देश। इसमें क्या है कि पधारो में भी अंत में ओ है, म्हारो में भी अंत में ओ है, और ये कहीं ना कहीं ओकार बहुला भाषा है, तो इसे हम याद रखेंगे। अगली इसकी उपबोली है मारवाड़ी, जो कि मेवाड़ी नाम से भी प्रचलित है, और इसे शेखावटी नाम से भी जाना जाता है। और इसकी अगर हम प्रमुख रचनाकार में देखें तो मीराबाई हैं। वैसे तो इन्होंने ब्रज भाषा में भी साहित्य को लिखा है, लेकिन मीराबाई को मारवाड़ी भाषा लिखने में, जैसे कि बहुत प्रचलित साहित्यकारों के अंतर्गत अगर हम देखें तो इसे हम रख सकते हैं। साथ ही साथ इसकी शैली अगर हम देखें तो ये डिंगल भाषा, डिंगल शैली में लिखी जाती है, क्योंकि डिंगल वो होती है जो कि कर्कश होती है। इसे अपभ्रंश और राजस्थानी में मारवाड़ी के अंतर्गत भाषा को मिलाकर लिखा जाता है। अगली उपबोली है जयपुरी, जिसका कि अन्य नाम ढूंढाड़ी है। फिर उसके बाद है मालवी, जो कि मालव के आसपास बोली जाती है। फिर है मेवाती, जो कि गुड़गांव, नई दिल्ली और काबुल के आसपास बोली जाती है। राजस्थानी हिंदी की उपबोलियां हैं।
अगली है पहाड़ी हिंदी, जो कि इसमें 2 इसकी उपबोलियाँ हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी जो कि नैनीताल, अल्मोड़ा या फिर पिथौरागढ़ के आसपास बोली जाती है, और गढ़वाली का प्रमुख केंद्र टिहरी है। अगला चौथा जो इसकी उपभाषा है हिंदी की, वो है पूर्वी हिंदी, और सबसे ज़्यादा प्रश्न पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी से ही पूछे जाते हैं, तो इसे आप थोड़ा बारीकी से देख लें। पूर्वी हिंदी का अगर हम देखें कि ये किस अपभ्रंश से निकली है, तो ये अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है, और ये अवध के आसपास के जो क्षेत्र की भाषा है उसे हम अवधी कह सकते हैं, जिसमें कि आपका फैजाबाद अयोध्या के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे ये भाषा बोली जाती है, और इसका अन्य नाम कौशली और वैश्यवाड़ी भी है। और कह सकते हैं कि पूर्वी हिंदी जो कि जिसमें अवधी आती है, तो अवधी ने कह सकते हैं कि हमारे हिंदी साहित्य को बहुत ही अच्छे महाकाव्य दिए हैं, क्योंकि जो रामचरितमानस है वो भी अवधी भाषा में लिखा गया है। साथ ही साथ जो पद्मावत है, जो कि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखा गया सूफी महाकाव्य है, ये भी अवधी भाषा में है। तो अवधी का जो इतिहास है वो बहुत ही शानदार रहा है, और इसने हिंदी साहित्य पे कुछ समय तक राज भी किया है, तो इसे आप ज़रूर देख लें। अगली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली भाषा जो है वो है बघेली, जिसका कि मुख्य केंद्र रीवा है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, और ये बघेलखंड की भाषा है बघेली। अगली है छत्तीसगढ़ी, जिसे कि दक्षिण कौशली भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम अगर हम देखें तो लरिया या फिर खल्हाटी है। और 5वीं उपभाषा हिंदी की है पश्चिमी हिंदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आती है ब्रज भाषा। ब्रज का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो ब्रज का शाब्दिक अर्थ होता है चारागाह, जहाँ पे गाय या फिर पशुओं को चराया जाए। ये मध्यकाल में साहित्य की प्रमुख काव्य भाषा थी, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। ब्रज भाषा में हिंदी साहित्य की बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं। इसका अन्य नाम भुक्सा, अंतर्वेदी और फिर डांगी भी है, और ये पिंगल शैली में भी लिखी गई है। कहीं ना कहीं पिंगल शैली में ब्रज भाषा और अपभ्रंश को मिला के बहुत ही सुमधुर शैली बनती थी पिंगल, उसमें आदिकाल में रचनाएं कुछ की गई हैं। अगली है खड़ी बोली, जो कि हम सब मानक भाषा के रूप में इसे जानते हैं। वैसे इसे संवैधानिक दर्जा तो नहीं मिल पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे हिंदी प्रदेश की असंवैधानिक, माफ़ कीजिएगा, अघोषित भारतीय भाषा है, संवैधानिक भाषा है। तो खड़ी बोली का अगर हम अन्य नाम देखें तो कौरवी, कहीं कहीं परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि कौरवी किसका अन्य नाम है। और अगर इसके हम बोलने का जो मुख्य केंद्र बिंदु देखें तो वो मुख्यतः मेरठ और दिल्ली के आसपास के इलाकाओं में बोली जाती है। और ये वही खड़ी बोली है जिसमें अमीर खुसरो ने आदिकाल में ही मुकरियाँ, दो सुखने वगैरह लिखे थे, और वो धीरे धीरे आधुनिक काल तक चलती हुई समस्त हिंदी साहित्य की मुख्य भाषा बन के उभर गई। अगली है कन्नौजी, जिसका कि अन्य नाम कान्य कुब्ज भी है। उसके बाद आती है बुंदेली, जो कि बुंदेलखंड की भाषा है। बुंदेलखंड में अगर हम देखें तो ललितपुर, जौनपुर, बांसी, या फिर मध्य प्रदेश में देखें तो सतना वगैरह जो हो गया, वहाँ की भाषा कौन सी है? बुंदेलखंडी है। तो ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी बोली जाती है। इसके अगर लोक साहित्य के बारे में हम बात करें तो ईश्वरी फाग बहुत ही प्रचलित साहित्य लिखा गया। इसके अलावा परमाल रासो, जो कि वर्षा ऋतु में गाया जाता है बुंदेलखंड में, उसकी भी कुछ जो पद हैं वो इस भाषा से मिलते जुलते हैं। अगली है दक्षिणी हिंदी, जो कि हैदराबाद के आसपास बोली जाती है। जब पुराने समय में यहाँ की राजधानी बदली तो ये भाषा भी बदल के इसमें रखी गई। तो मुझे आशा है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, साथ ही साथ आपके सभी डाउट क्लियर हो गए। बने रहें इस चैनल पर, मिलते हैं अगले वीडियो में।